सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि 130 तक हम इससे पिछले वाली वीडियो में पार्ट 6 में बात कर चुके हैं और उसमें एक मैंने होमवर्क के लिए दिया था जिसका उत्तर आपको कमेंट करना था। तो वो था 131% जो ये है, आप इसको देख लीजिए और उत्तर बता दीजिए, नहीं बताया हो तो ठीक है। तो देखिए, आपका उत्तर सही आता करनी प्रश्न था कि यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करेंगे, इसमें सक्रिय भाग लेंगे, आनंद लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर होंगे या फिर ध्यान नहीं देंगे। अब दोस्तों, बहुत शानदार तरह का प्रश्न था और यह 2 या 3 बार तो आ चुका है, इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था ताकि आप इस पर विशेष ध्यान दें। हाँ दोस्तों, बात थी इसमें हमें क्या करने की, दृष्टिकोण को समझने की। तो दोस्तों, हमें क्या है, सक्रिय भाग लेना है। जैसा कि ऑप्शन पर ध्यान दें तो हमें यही सही उत्तर मिलता है, ठीक है। और बाकी जो आप सोचते हो ना कि किसी एक पक्ष की ओर होंगे तो ये पक्षपात हो जाएगा, आप उसका राजनीति में भाग लेना सही है, शिक्षक का राजनीति में भाग लेना चाहिए, परंतु शिक्षक का जो किसी एक दल पर विशेष ध्यान देना या किसी जो ये होता है ना गांव में चुनाव, उसमें भाग लेना निषेध है, ठीक है। राजनीति में भाग लेना सही है उनके लिए, ठीक है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत काम की चीज़ें आपके लिए। हाँ, अगर बहुत शानदार सा प्रश्न है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अच्छा शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करा के, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर या उनको धन देकर। अब आपको उनका सर्वांगीण विकास करना है, सभी अंगों का विकास करना है, संपूर्ण तरह सभी पक्षों का विकास करना है, तो आप किस चीज़ पर ध्यान देंगे? बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, बच्चों को आपको काम ही क्या है, शिक्षा का, उनको अच्छी शिक्षण सुविधा देना है, तो इसके द्वारा आप बच्चों में एक अच्छा सा उनका विकास कर सकते हो, शानदार सा उनको जीवन दिशा दे सकते हो, ठीक है। बाकी अगर अन्य ऑप्शनों पर चर्चा करें तो सामाजिक दायित्व का बोध करा के तो ये समाज करेगा, आपका काम है शिक्षा देने का, और आप दायित्व का नहीं कराते हो तो आप सामाजिकता का बोध जरूर करा सकते हैं, बल्कि इसका ज़्यादातर कार्य क्या होता है, समाज के अंतर्गत होता है। और तीसरा ऑप्शन है छात्रों में स्वयं के हित का ध्यान देकर, तो स्वयं के हित का ज्ञान वो स्वयं रख सकता है, उसके लिए आप क्या दिशा निर्देश दे सकते हो। चौथा है धन देकर, तो ये बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इसमें 0 नंबर मिलेंगे। अगला देखो, अगला प्रश्न अपना कि समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह क्या करता हो, सहनशील हो, अनुशासनीय हो या अनुशासनशील हो, गंभीर हो या एक धनी वर्ग से संबंध रखने वाला हो। तो कौन सा नेता एकदम सफल नेतृत्व, सक्सेसफुल लीडर बन सकता है, नेतृत्व दे सकता है, लीडरशिप कर सकता है? हाँ तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गंभीर हो, क्योंकि जब एक नेता स्वयं गंभीर होगा तभी उसके निर्णय को दूसरे व्यक्ति सुनेंगे और उसका सही उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। कुछ दोस्त मान रहे होंगे कि वो अनुशासनीय हो। दोस्तों, अनुशासन प्रिय होना चाहिए, अनुशासन तो उसे होना चाहिए, पर उसके साथ उसमें गंभीरता का भाव भी होना चाहिए ताकि वो सफल नेतृत्व दे सके, ठीक है। तो इसका गंभीर हो ही उत्तर सही माना गया, यह एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अगला देखो, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए छात्रों के अनुसार, खंडों में, बाद में या बीच बीच में। अब आप पढ़ा रहे हो पाठ में, उसमें कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ आ गई है पढ़ाने के लिए, तो आप उस चीज़ को कब पढ़ाओगे? या आपको उनको जो स्टूडेंट हैं उनकी शैक्षणिक उपलब्धि मतलब IQ लेवल के अनुसार पढ़ाओगे, या उनको छोटे छोटे भागों में बांट कर पढ़ाओगे? अपने नॉर्मल पार्ट पढ़ा दिया, उसके बाद में उस चीज़ को पढ़ाओगे, या फिर बीच बीच में ही उनको काम में लेते हुए पढ़ा दोगे? बता दो जल्दी से। दोस्तों, जो कठिन विषय वस्तु होती ना, उसको आप इकट्ठा नहीं पढ़ा सकते, एक साथ में नहीं पढ़ा सकते हो। उसे क्या करना, उसे विश्लेषण करना है,
एक शिक्षण विद्यार्थी दोस्तों विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मतलब कठिनाई जो बच्चों को जिनमें कठिनाई महसूस होती है उन चीज़ों को विभिन्न चीज़ों में बांट कर उनका विश्लेषण करके उनको समझाया जाना चाहिए। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ये सेकंड वाला खंडों में। ठीक है, अगला देखो प्रश्न है, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। कौन सा सर्वोत्तम साधन है? छात्रों से संपर्क करना चाहिए, अभिभावकों से संपर्क रखना, सामाजिक सर्वेक्षण या पुस्तक अध्ययन। समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करना आपको, तो इनमें से किस चीज़ों का सबसे ज़्यादा महत्व दोगे आप अपने अध्ययन के लिए? अब अगर समाज में बुराई ढूंढनी है तो आप सबको समाज में सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे के द्वारा आप सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हो। ठीक है, ये इसका से हो जाएगा तीसरा वाला। अगला देखो, प्रभावित निर्णय निर्माण निर्भर करता है किस पर? नेता पर, सदस्यों पर, नेता एवं सदस्य दोनों पर, दोनों के मध्य अंतः क्रिया पर। बताओ, नेता या सदस्य पर, किस पर, या फिर दोनों में, या दोनों के बीच में अंतः क्रिया पर? हाँ, बिल्कुल सही है, दोनों के मध्य अंतः क्रिया पर। दोनों के बीच में जो अधिगम प्रक्रिया होगी उस पर उनका निर्णय निर्माण जो है वो उन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये चौथा वाला इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ दोस्त मान रहे हैं कि नेता एवं सदस्य दोनों पर, तो दोस्तों उन पर निर्भर नहीं करेगा। उनके बीच में जो अंतः क्रिया होगी, अधिगम प्रक्रिया होगी, उनके बीच जो निर्णय को लेने और उनको लागू करने की जो प्रक्रिया होगी उस पर ये चीज़ डिपेंड करेगी। ठीक है, वैसे अंत्य क्रिया को जब भी शब्द आए तो इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, लगभग ये उत्तर सब में ज़्यादा सही होता है। ठीक है, अगला देखो, मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग मेरी बात नहीं मानते, मेरे अपने स्वार्थ की बात करते हैं, किसी निर्दोष को दोष देते हैं या आपस में झगड़ा करते हैं। आपको क्रोध कब आना एक मनोवैज्ञानिक कारणों के अनुसार सही होगा। वैसे आप वास्तविक को कोई अन्य उत्तर हो सकता है आपका, परंतु मनोवैज्ञानिक सुव्यवस्थित एवं सकारात्मक क्रोध कब आना चाहिए आपको, इस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। हाँ, आपको क्या ऐसे सोचना है, आपको स्टूडेंट की समाज के बारे में कितना सकारात्मक ध्यान रखना है। अब इनमें से सकारात्मक चीज़ों को देखो, मेरी बात नहीं मानते, आपकी बात नहीं मानते तो इसका मतलब आप में किसी न किसी प्रकार के दोष पाए गए होंगे, इसलिए आपकी बात नहीं मानते, तो इसमें आपकी गलती, इसलिए आपको क्रोध नहीं आना चाहिए गलती को स्वीकार करते हुए। जब अपने स्वार्थ की बात करते हैं तो मनुष्य का एक परम गुण होता है, उसके अंदर वो अपना स्वार्थ होता है। हर जीव का अंदर एक विशेषता पाई जाती है कि वो अपना स्वार्थ सबसे ज़्यादा देखता है, तो ये स्वाभाविक गुण है, तो इसको भी आप नहीं दोगे। देखो, आपस में झगड़ा करते हैं और निर्दोष को दोष देते हैं। दोस्तों, इन दोनों में से उस चीज़ को सोचो कि जो सही होना चाहिए, तो आप दोस्तों मान लोगे कि जो निर्देश को जो दोष दे रहा है वो ना, वो बिल्कुल एक गलत कार्य है, उसके प्रति आपको क्रोध करना उचित होगा। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगर वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ये थोड़ा सा सही हो जाता है, कितना सही हो जाता है, 2 नंबर का। आपको पूरा सही करना तो 3 नंबर का और 30 ऑप्शन सही करना पड़ेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाँ, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? प्रशासनिक सुधार द्वारा, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, शिक्षा पर अधिक धन व्यय करके, से श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। किस चीज़ पर किस चीज़ से आप शिक्षा में सुधार संभव कर सकते हैं? क्या चीज़ सुधार की जानी चाहिए? पाठ्यक्रम में अगर चाहते हो कि पाठ्यक्रम में बदलाव हो तो वो भी किस तरीके से होना चाहिए, इस प्रकार के आपको दृष्टिकोण रखने चाहिए। तो दोस्तों, जो शिक्षा का जिस तरह इसमें आप सभी का एक मानना होगा कि श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके शिक्षा का जो लेवल होता है उसको बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ये सही है, वर्तमान में इसी पर ज़्यादातर प्रयास किए जा रहे हैं। जो एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 है ना, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बीएड को भी 2 साल का कर दिया गया है। ठीक है, कारण क्या है?
मतलब अब तो 4 साल का ये होती है पीटीटी, 2 साल का बीएड, पहले 1 साल का होता था जिसमें 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी केवल। तो उसको ज़्यादा श्रेष्ठ करने के लिए शिक्षकों को ज़्यादा ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि ताकि उनकी शिक्षा जो है उसमें सुधार हो सके। अगला देखो, छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए कि, अब आप क्या करोगे, आपके स्टूडेंट को आपने जो पाठ पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, सब स्टूडेंट बोल रहे हैं कि आप सर ये पाठ बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी उनके प्रति? आप उनको दोबारा पढ़ा दोगे, दोबारा समझाओगे, या अगला पाठ शुरू कर देंगे, प्राचार्य से बात करेंगे, या प्रश्न पूछेंगे कि तुझे ये नहीं आ रहा, बता, इस प्रश्न का उत्तर बता। जैसे आपने क्रिया पढ़ाई, उनको आई नहीं आई, उनको मतलब उन्होंने कहा कि नहीं आई, तो आप उससे पूछ लोगे कि राम फल खाता है, बताओ इसमें कौन सी क्रिया है? तो कुछ बच्चे बताएंगे सकर्मक, कोई बच्चे बताएंगे अकर्मक। अगर ज़्यादातर सकर्मक बताई तो आपको होगी आपने सही उत्तर दे दिया, मतलब आपको आ गया, आप झूठ बोल रहे हो। इस प्रकार की भी एक विधि होती है। या फिर आप मतलब प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल से बात करोगे, उनसे बात करोगे कि स्टूडेंट आपकी शिकायत कर रहे हैं और आप उनको समझाना चाहिए, मैंने उनको अच्छे से पढ़ा दिया। फिर आता है अगला पार्ट शुरू कर देंगे, आप उनकी बातों को नेगलेक्ट कर देंगे, बिना सुने अगला पार्ट शुरू कर देंगे कि आपको आ गया होगा, घर पे जाके पढ़ लेना, होमवर्क कर लेना, कल लेके आ जाना, मैं कल चेक करूँगा। ठीक है, अब आता है पहला ऑप्शन, दोबारा समझाएंगे। सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तर ये होता है इसका, आपके स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, दोबारा तिबारा चौबारा जितनी बार समझाना पड़ेगा ना, आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका परम दायित्व है कि तब तक पढ़ाया जाए जब तक कि अंतिम, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक अनंतोदय शिक्षा का परम उद्देश्य है। मतलब अंतिम व्यक्ति का उदय ही शिक्षा का परम उद्देश्य है, मतलब अंतिम व्यक्ति तक भी ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला देखो, छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? दुष्परिणाम बताने चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, सजा देनी चाहिए, या उनको ताड़ना देनी चाहिए? आप उसका उत्तर बता दो जल्दी से। दोस्तों ज़्यादातर जो अधिगम का एक पढ़ाने का जो सबसे सही तरीका होता है ना, अगर आप कोई अच्छी चीज़ बताना चाहते हो, जैसे सकारात्मक चीज़ बताना चाहते हो, कोई व्यक्तित्व बताना चाहते हो, कोई गुण बताना चाहते हो उनमें, जैसे आप चाहते हो कि उन साफ सुथरे वेशभूषा में आए, नियमित समय पर आए, तो उसको आपको करके दिखाना चाहिए। और जो नेगलेक्ट चीज़ है, नकारात्मक चीज़ है, उनको आप छुड़ाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? अब वो चीज़ आप करके तो दिखा नहीं सकते, उसका आप दुष्परिणाम बता सकते हो, उदाहरण देकर समझा सकते हो। परंतु दोस्तों जो उदाहरण देकर जो समझाओगे ना, तो और दुष्परिणाम बताओगे, तो उनमें से भी एक चीज़ श्रेष्ठ माना जाता है, वो है दुष्परिणाम बताने को। ठीक है, दुष्परिणाम बताओगे तो आप बच्चा क्या होगा, उसको समझेगा कि इस प्रकार की हानि होती है, तो हमें इस चीज़ से हमेशा दूर रखना चाहिए। अगर आप उदाहरण देकर समझाते हो तो भी काफ़ी हद तक सही उत्तर है, परंतु जो परीक्षा में जो सही आंसर की में जो उत्तर माना गया है वो दुष्परिणाम बताने का माना गया है। ठीक है, इस प्रकार आप 1 नंबर खो सकते हो। 2 नंबर का था ये 3 नंबर का था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर दोबारा प्रश्न आता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा ये। अगला देखो, विषय के चयन के लिए आवश्यक है विद्वता, शैक्षणिक निर्देशन की, व्यावसायिक निर्देशन की, या छात्रों की इच्छा की। दोस्तों जो 11th में जो स्टूडेंट आ जाते हैं, अब उनको विषय का चयन करना पड़ता है, आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, कुछ भी लें, तो उसमें उनको विषय का चयन करना पड़ता है। तो जब उनको विषय का चयन करना, तो उनको सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ क्या होगी उनके लिए, किस चीज़ के अनुसार वो विषय का चयन करेंगे? और ये चीज़ आपको किस हिसाब से बतानी है? आपके शिक्षक होने के नाते बतानी है। देखो, कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं कि छात्रों की इच्छा की। दोस्तों छात्रों की इच्छा की तो वो तो है ही, वो तो उनकी चीज़ है पर्सनल। आप एक अध्यापक हो, आपको अध्यापक के नाते सोचना है, तो आप क्या सोचोगे? उनको शैक्षणिक निर्देशन दोगे ना, उनको चीज़ बताओगे ना कि ये चीज़ ऐसी होती है। अगर आपको गणित अच्छी लगती है तो आप साइंस मैथ्स लो, अगर आपको जीके अच्छा लगता है, हिस्ट्री अच्छी लगती है तो आप आर्ट्स लो, वगैरह वगैरह। आपको अगर व्यापार अच्छा लगता है तो कॉमर्स लो। इस प्रकार के आप निर्देशन दोगे, उनको उचित मार्गदर्शन दोगे, ताकि वो समझ सके कि उनको लेना क्या है, आगे उनको बनना है। अब उनको बनना तो सीए है, आप उनको आर्ट्स दे दो,
बनना तो डॉक्टर है ना, आप उनको आर्ट्स से ऐसे तो काम चलेगा। जो चीज़ उनको चाहिए उनके निर्देशन दोगे आप, तभी तो। अब स्टूडेंट को कोई बोल दे कि आर्ट्स लेकर बहुत अच्छा बन सकता है, तो ऐसे भ्रमित निर्देशन कर सकता है, विद्यार्थी उसमें बहकाव में आ सकता है। खुद की इच्छा हो रही है तो खुद की इच्छा महत्वपूर्ण है, परंतु आपके शिक्षक के अनुसार आपको ये चीज़, इस चीज़ का उत्तर देना था आपको, ठीक है। इसका 2 नंबर सही हो जाएगा। अगले देखो, अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अब इसको किस चीज़ से देश विदेश की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, तो देख लो उत्तर अच्छे से। इतिहास की पुस्तकों से प्राप्त होती है, समाचार पत्रों से प्राप्त होती है, रेडियो समाचार से होती है, या विश्व भ्रमण से होती है। देखो थोड़ा सा वास्तविकता से जोड़ के देखना इसको। दोस्तों जो देश विदेश की जो घटनाएं होती है ना, वो जो किताबों में छपती है ना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। और रेडियो समाचार वर्तमान कोई देखते नहीं। विश्व भ्रमण करना इम्पॉसिबल है एक अध्यापक के लिए, क्योंकि पूरा विश्व घूमे तब तक तो पढ़ाई चौपट हो जाए, कितना टाइम लगता है। अब एक अध्यापक होता है ना, उसका सर्वश्रेष्ठ गुण क्या होता है, वो नित्य प्रतिदिन समाचार पत्रों का अध्ययन करता है, और इसी से उनको देश विदेश की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सही, बिल्कुल। इस चीज़ का ध्यान रखना आप, है ना, कि ऐसा ना हो कि इतिहास की पुस्तकों से देश विदेश की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने लग जाओ आप। तो ऐसा प्राप्त करोगे तो तब तक घटना प्राचीन हो जाएगी, तब तक तो वो इतिहास हो जाएगा, जानकारी नहीं रहेगी, ठीक है। अगली चीज़ पे देखो, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें, छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में देखें, छात्रों पर कोई ध्यान न दें, या छात्रों की कठिनाइयों को दूर करें। अब देखो क्या करोगे आप पढ़ाते समय, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दोगे? देखो पहले इसके जो एक चीज़ बताता हूँ आपको, ऑप्शन काटना बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो नहीं करना उन चीज़ों पर ध्यान दो। छात्रों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, आप छात्रों पर ध्यान नहीं देंगे तो अध्यापक इस काम को काटो, इस चीज़ को। कठिनाई, छात्रों की कठिनाई को दूर करे, एक चीज़ अच्छी है। और क्या बचा, छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में रखे, केवल उनको भाषण ही भाषण दो तो रह गए हो। तो ज्ञान तो दोस्तों सुबह जो टीवी चलाते हैं उसमें भी 18 चैनल पे 19 बाबा ज्ञान देते फिरते हैं। ज्ञान इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है उनका सक्रिय, उनको जिस प्रकार की सहायता चाहिए उस प्रकार की सहायता दोगे आप, जिसकी उचित निर्देशन दोगे, तब यह होगा जो स्टूडेंट होता है ना, उनको बिल्कुल सही अधिगम करने का प्रोत्साहन मिल सकेगा, ठीक है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। छात्रों को सही सक्रिय सहयोग करना पड़ेगा आपको, इसके बिना आप उसको उचित दिशा निर्देशन नहीं दे सकते आप, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए क्या करना चाहिए? हमेशा अपने छात्रों की सराहना करें, हमेशा अपने छात्रों की आलोचना करें, विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें, ऐसी टिप्पणी दें जो न तो सराहना हो और न ही आलोचना हो, आलोचना इंगित करे। देखो जल्दी से उसका उत्तर। दोस्तों एक अध्यापक को होता है ना, एक अध्यापक को एक चीज़ विशेष रूप से मिलती है, उसका विवेक। उसको अपने विवेकानुसार ही पढ़ाना चाहिए, विवेकानुसार ही शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, और विवेकानुसार ही पाठ्य वस्तु को अपने अनुसार डालना चाहिए, ठीक है। तो विवेक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है अध्यापक को शिक्षण कार्य में। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। अगला देखो, कक्षा में पढ़ाने के दौरान छात्र प्रश्न पूछता है, शिक्षक को चाहिए क्या करना चाहिए? उसे तत्काल जवाब दें, छात्र को उत्तर के लिए कालांश के बाद आने के लिए कहे, कोई ध्यान न दे और अपने शिक्षण को जारी रखे, उसे डांटे और उसे कहे शिक्षण में बाधा उत्पन्न न करे, ठीक है। इसका उत्तर बताओ जल्दी से। दोस्तों जब तक आपको उत्तर आ रहा है, आप टीचर हो और आपको उत्तर आ रहा है, सही जवाब आ रहा है, तो आपको उसका तुरंत समाधान करना चाहिए। उसको कल पर तभी डालें
अगले क्लास में तभी डालें जब आपको उसका उत्तर प्राप्त नहीं है। उस देखो इसका तो ऑप्शन एक फर्स्ट सही करो और आगे की चीज़ सुनो। अब आपको प्रश्न मिल जाए कि आप अध्यापन करा रहे हो कक्षा में, कोई विद्यार्थी आपसे कोई अपवाद वाला प्रश्न पूछता है जो आपको नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन मिलने होंगे कि आप उसको डांट देंगे, आपको उसे मना कर देंगे, बोलेंगे कि कक्षा के बाद में मिले, या फिर उसको बोलेंगे कि मैं उसकी सही जानकारी प्राप्त करके बताता हूँ। तो उसमें कौन सा उत्तर होगा कि आप जो सही जानकारी प्राप्त करके बताओगे उसके लिए उसको सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को उलट फेर करके भी आप जरूर देखना। ठीक है, आपको विशेष सहयोग मिलेगा इससे। अगला देखो, कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी होती है। अब मूल जिम्मेदारी किस चीज़ में होती है? कक्षा में अधिगम को बढ़ाना, छात्रों से निःशुल्क विद्यालय शुल्क वसूलना, कक्षा के छात्रों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, या ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना। देखो ये चीज़ तो सरकारी विद्यालय में काट दी जाती है, मतलब ही नहीं है कि अपन उनसे शुल्क वसूले। फीस वसूली का काम क्या प्राइवेट स्कूल में होता है। और ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना, पक्षपात नहीं कर सकते आप किसी भी स्टूडेंट के साथ। देखो कक्षा के छात्रों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना इंपॉर्टेंट काम है, पर सबसे पहला काम क्या होता है? अधिगम करवाना होता है। तो इस चीज़ को भी काट दोगे, ये सही हो जाएगा। अधिगम करवाना मतलब पढ़ाना, पढ़ाने पर विशेष ध्यान देना। आप अध्यापक के नाते आपका प्रथम कर्तव्य है कि आप सभी कार्यों के अलावा भी आप अपना जो उचित समय है, जो एक सप्ताह में लगभग 45 घंटे माने गए हैं शिक्षक के लिए, तो वो उसको विद्यार्थियों के लिए निकाले कैसे भी करके, उनको पढ़ाई वो चीज़। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न, एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है। तो कैसा व्यवहार करने की उम्मीद है? बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक प्यार करे, वो गरीब छात्रों के प्रति अलगाव की भावना रखें, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करे, या छात्रों की उम्मीदों के अनुसार व्यवहार करे। दोस्तों जल्दी से बताओ आप किस चीज़ का पक्ष लोगे? दोस्तों हाँ, किसी के प्रति आपको विद्रोही भावना नहीं रखनी है, भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण नहीं रखना। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रख के उत्तर देना आपको। जल्दी से इसका कमेंट करो। दोस्तों सभी के साथ समावनीय व्यवहार करना है। तीसरा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, गरीब विद्यार्थी के साथ भी अलगाव की भावना नहीं रखोगे, ना ही आप बुद्धिमान छात्रों को अधिक प्यार करोगे, उनको भी उतना ही महत्व दोगे जितना कि नॉर्मल विद्यार्थियों को दे रहे हो। और छात्रों की उम्मीदों के अनुसार व्यवहार करना ये भी अच्छा माना जा सकता है, पर केवल 2 नंबर तक का। 3 नंबर का काम करना है तो आपको सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करना पड़ेगा, सभी को बराबर प्रोत्साहन करना पड़ेगा, मोटिवेशन सबको बराबर देना पड़ेगा। अगले देखो, शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि उसमें भविष्य के समाज के निर्माण में की अथाह क्षमता है। वह सामाजिक विश्वास का प्रतीक है, वह समाज के लिए एक रखवाला है, या वह कुंठाओं को आकार देने में लिप्त है। अब शिक्षक को क्या मानोगे? शिक्षक किस तरह का मार्गदर्शक हैं, बताइए आप। हाँ तो दोस्तों इसका क्या उत्तर मान रहे हो आप? जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही है, उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता। एक शिक्षक को राष्ट्र निर्माता समझा जाता है क्योंकि वो एक शिक्षक ही होता है जो राष्ट्र का विकास और विध्वंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर शिक्षक अच्छा है तो वो विद्यालय मतलब पूरे विश्व का विकास कर सकता है। और एक शिक्षक ही होता है जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे अभ्यर्थी निर्मित करता है। एक शिक्षक ही होता है जो आतंकवादियों का निर्माण करता है। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की होती है। भविष्य निर्माण है ना, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा आप। अगला देखो, शिक्षण मुख्य रूप से बेस्ट किया जाना चाहिए। कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों, अप्रशिक्षित शिक्षक व्यक्तियों द्वारा, अनुभवी शिक्षकों द्वारा, या युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा। किनके द्वारा शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए? देखो आप इसमें कंफ्यूज कहाँ होंगे? एक तो होंगे कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों, और एक हो जाएगा अनुभवी शिक्षकों में। तो इनमें से कंफ्यूज किस में होंगे, मैं इसकी चर्चा कर लेता हूँ। पहले आप इससे सोचिए कि इनमें से दोनों से आपका उत्तर कौन सा मान सकते हो आप। देखो
एक जो अनुभवी शिक्षक होता है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो पूरा का पूरा सही बता रहा हो, पूरा सही पढ़ाए, परंतु जो एक कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक जो होता है ना, वो ज़रूर सही पढ़ाएगा। तो उसका आप उत्तर क्या मान लोगे? उत्तर आप पहला मानोगे, ठीक है। इसलिए तीसरा आप नेगलेक्ट कर दोगे, ठीक है। पहला सही मान लोगे कि कुशल, जिसको अच्छा प्रशिक्षण दिया गया है, जिस टीचर को, वो एक अच्छा अध्यापन कराएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। देखो, एक बहुत शानदार प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए आप क्या करोगे? आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चे को गलत संदेश ना जाए। आप उन सभी गुणों को प्रतिबंधित करेंगे जिन्हें आप आत्मसात करवाना चाहते हैं। प्रतिबिंबित करेंगे, है ना, प्रतिबंधित नहीं होगा, प्रतिबंध इसका बिल्कुल विपरीत हो जाता। प्रतिबिंबित करेंगे मतलब उनको विशेष फोकसित करेंगे, विशेष ध्यान देंगे। अगला देखो, तीसरा ऑप्शन है, आप उन्हें लगातार बताएंगे और उन्हें समझाएंगे, ठीक है। और देखो, आप वर्तमान संदर्भ के अनुरूप बच्चे में बदलाव लाएंगे। तो आप इनमें से किस चीज़ को शिक्षक द्वारा मानव गुणों में छात्रों में विकास करने के लिए उपयुक्त माना गया? सबसे ज़्यादा सही क्या हो जाएगा आपके अनुसार? हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको क्या करना है, इसका जवाब कमेंट में करना है। देखते हैं किस विद्यार्थी का सबसे अच्छा जवाब, सबसे पहले जवाब मिलता है, ठीक है। और ये दोस्तों आज का सेशन था अपना। आपको अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को बता दीजिए। बहुत शानदार प्रश्न लेता हूँ मैं आपके लिए, काफ़ी सारी पुस्तकों में से अध्ययन करके टॉप क्वेश्चन उठाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और उनको विश्लेषण का तरीका भी बताता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी सिलेक्शन मिल जाए। और जिन दोस्तों को वीडियो अच्छा लगता है उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको नहीं लगता उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। और हाँ, घंटी बजाते जाना।